कॉमर्स ज्ञान से डिजिटली जुड़ के डिजिटल ज्ञान प्राप्त करने वाले सभी लर्नर्स को सुप्रभात। एसबीपीटी सीरीज का ये इकोनॉमिक्स का सेट नंबर 2 का एमसीक्यू डिस्कशन है। डिटेल्ड वाला है, विथ रीजन है। सेट 1 अपलोडेड है इकोनॉमिक्स का भी, और अकाउंटेंसी का भी सेट 1 और सेट 2 अपलोडेड है। नहीं देखें तो प्ले लिस्ट में जाके देख सकते हैं। आज सेट 2 स्टार्ट कर रहे हैं, चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहला है, ये देख पा रहे होंगे सेट 2। इन विच मार्केट एम आर में बिकम्स जीरो और निगेटिव। पहला क्वेश्चन है मार्केट से कि किस मार्केट फॉर्म में एम आर जो है वो जीरो और निगेटिव दोनों हो सकता है। तो ध्यान रखिएगा कि 3 तरह का मार्केट फॉर्म का ग्राफ पढ़ चुके हैं हम लोग इस चैप्टर में। परफेक्ट कंपटीशन, मोनोपोली और मोनोपोलिस्टिक। परफेक्ट कंपटीशन का स्ट्रेट रहता है, बाद बाकी दोनों का, मोनोपोली और मोनोपोलिस्टिक का इनवर्स स्लोपिंग मतलब डाउनवर्ड स्लोपिंग रहता है। और उस केस में जो ग्राफ बनता है वो कुछ इस तरीके से बनता है। ये रहता है मेरा एम आर का कर्व और ये रहता है मेरा ए आर का कर्व। ये जो एम आर है ये पॉजिटिव, निगेटिव और जीरो तीनों हो सकता है। इसीलिए हमारा जो यहाँ पे आंसर होगा वो हो जाएगा क्या, मोनोपोली, मोनोपोलिस्टिक। इसलिए आंसर हो जाएगा सी, बोथ ए एंड बी। दूसरा है इन परफेक्ट कंपटीशन विच ऑफ द फॉलोइंग रिमेन्स कांस्टेंट। ये सेट 1 से भी रिलेटेड क्वेश्चन है। एग्जैक्ट तो नहीं है पर रिलेटेड है। क्यों? क्योंकि बताए थे सेट 1 में कि हमारा जो परफेक्ट कंपटीशन में होता है वो P इज इक्वल्स टू ए आर इज इक्वल्स टू एम आर रहता है, जो कि हर यूनिट प्रोड्यूस्ड या हर आउटपुट सोल्ड के साथ सेम रहता है, मतलब कांस्टेंट रहता है। इसीलिए परफेक्ट कॉम्पिटिटिव फॉर्म ऑफ मार्केट में जो ए आर और एम आर होगा वो कांस्टेंट होगा। इसीलिए हमारा आंसर हो जाएगा सी। आगे है एवरेज रिवेन्यू इक्वल्स। एवरेज रिवेन्यू इक्वल्स, अच्छा मतलब एवरेज रिवेन्यू का जो है हम लोगों को फॉर्मूला पूछा जा रहा। तो ए आर का फॉर्मूला होता है ए आर इज इक्वल्स टू टी आर डिवाइडेड बाई क्यू। तो टोटल रिवेन्यू डिवाइडेड बाई क्वांटिटी प्रोड्यूस, यही लग रहा है हमको। प्राइस नहीं होगा, बोथ ए एंड बी नहीं। तो ये आंसर हो जाएगा 3 का ए। ठीक। उसके बाद क्वेश्चन है फॉलोइंग फिगर शोज इलास्टिक सप्लाई परफेक्टली इन इलास्टिक सप्लाई, परफेक्टली इलास्टिक सप्लाई इन इलास्टिक सप्लाई। ये हो जाएगा, स्टीपर है तो ये हो जाएगा आंसर परफेक्टली इन इलास्टिक सप्लाई। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू फॉर मोनोपोली। मोनोपोली फॉर्म ऑफ मार्केट मतलब एक ऐसा मार्केट फॉर्म जहां पे कोई सिंगल सेलर हो और लार्ज नंबर ऑफ बायर्स तो हो ही। तो वो क्या हो जाएगा, तो फर्म इज प्राइस मेकर, डिमांड कर्व स्लोप। एक मिनट, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू फॉर मोनोपोली। तो क्या है, फर्म इज प्राइस मेकर ये भी होगा, डिमांड कर्व स्लोप डाउनवर्ड होगा ही, प्राइस डिस्क्रिमिनेशन पॉसिबल। आंसर हो जाएगा ऑल ऑफ द अबव। थोड़ा हम ये जानकारी दे दे। मोनोपोली फॉर्म ऑफ मार्केट का मतलब एक ऐसा मार्केट फॉर्म जहां मार्केट में केवल एक सिंगल सेलर है। एग्जांपल आप ले सकते हैं इंडियन रेलवे का। वो सिंगल सेलर ही प्राइस मेकर भी होता है और वो प्राइस टेकर भी होता है। और ये मोनोपोली फॉर्म ऑफ मार्केट का एक विशेष खासियत है कि प्राइस डिस्क्रिमिनेशन हो सकता है। प्राइस डिस्क्रिमिनेशन का मतलब क्या होता है कि अलग अलग बायर से सेम प्रोडक्ट के लिए अलग अलग प्राइस चार्ज करना। इसका एक वीडियो भी बना हुआ है, इसलिए आप जाके देख सकते हैं। तो मोनोपोली फॉर्म ऑफ मार्केट में चूंकि ये तीनों कंडीशन अवेलेबल है, इसीलिए आंसर हो जाएगा हमारा डी। अगला क्वेश्चन है छठा, होमोजीनियस प्रोडक्ट इज ए कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ। होमोजीनियस जो है वो परफेक्ट कॉम्पिटिटिव फॉर्म ऑफ मार्केट में होता है। ठीक। इसमें मोनोपोली फॉर्म ऑफ मार्केट और मोनोपोलिस्टिक में ये अवेलेबल नहीं है, तो आंसर हो जाएगा 6। अब उसके बाद 7वां नंबर है इन विच मार्केट डिमांड कर्व ऑफ ए फर्म इज परफेक्टली इलास्टिक। किस मार्केट फॉर्म में डिमांड कर्व जो होगा वो परफेक्टली इलास्टिक होगा। पिछले वीडियो में ही बता चुके हैं कि डिमांड कर्व परफेक्टली इलास्टिक परफेक्ट कॉम्पिटिटिव फॉर्म ऑफ मार्केट में होता है। ऐसे सबसे पैरेलल टू एक्स एक्सिस होता है, इसीलिए आंसर हो जाएगा 7 का ए। ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू इन परफेक्ट कंपटीशन। परफेक्ट कॉम्पिटिटिव फॉर्म ऑफ मार्केट के लिए मार्केट से बहुत सारा क्वेश्चन है, ध्यान दीजिएगा। क्या सही है? पहला, फर्म इज प्राइस टेकर नॉट प्राइस मेकर, ये सही है। फर्म डिमांड कर्व इज परफेक्टली इलास्टिक, ये भी सही है। ए आर एम आर ये भी सही है, इसीलिए आंसर हो जाएगा ऑल ऑफ द अबव।
अगला क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए फीचर ऑफ प्योर कंपटीशन। फिर से मार्केट का एक क्वेश्चन है। प्योर कंपटीशन का मतलब हो गया एक ऐसा मार्केट फॉर्म जहां पे वेरी लार्ज नंबर ऑफ बायर एंड सेलर है, उसके बाद होमोजीनियस प्रोडक्ट होता है और फ्रीडम ऑफ एंट्री एंड एग्जिट होता है। बस यही तीन होता है ये प्योर कम्पिटिटिव फॉर्म ऑफ मार्केट में। इसके अलावा इस तीन के अलावा जो बाकी फैक्टर है अगर जोड़ देंगे तब बन जाता है परफेक्ट कम्पिटिटिव। तो वेरी लार्ज नंबर ऑफ बायर, होमोजिनिटी और ये फैक्टर्स ऑफ फ्रीडम ऑफ एंट्री एंड एग्जिट जिसमें है वो खोज लीजिए। परफेक्ट नॉलेज ऑफ मार्केट प्योर का नहीं है, परफेक्ट का है। परफेक्ट मोबिलिटी आंसर हो जाएगा सी। विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए फीचर ऑफ परफेक्ट कंपटीशन। परफेक्ट कंपटीशन में क्या, अच्छा हम एक चीज लिख देते हैं आपको, एक होता है प्योर, एक होता है परफेक्ट। ठीक, प्योर में तीन चीज आता है, आप उसको ऐसे याद कर सकते हैं, VHF। V का मतलब हो जाएगा वेरी लार्ज नंबर ऑफ बायर एंड सेलर, H का मतलब हो जाता है होमोजीनियसी ऑफ प्रोडक्ट और F का मतलब होता है फ्रीडम ऑफ एंट्री एंड एग्जिट। ये तीन ही केवल आता है किसमें, प्योर कंपटीशन में। इसके अलावा मार्केट परफेक्ट कंपटीशन का जितना भी फैक्टर है इन तीनों के साथ अगर प्लस कर देंगे वो बाद बाकी 4 या 5 जो है, ठीक है, तब पूरा मिल के बन जाता है क्या, परफेक्ट कंपटीशन। ठीक है, ध्यान देना प्योर और परफेक्ट अलग अलग। प्योर में बस यही तीन आएगा, VHF आप ऐसे इसको याद कर सकते हैं। V का मतलब हो जाएगा वेरी लार्ज नंबर ऑफ बायर एंड सेलर, होमोजीनियसी ऑफ प्रोडक्ट और F का मतलब हो जाएगा फ्रीडम ऑफ एंट्री एंड एग्जिट। इस तीन के अलावा जितना भी कंडीशन है वो सब अगर सबको जोड़ के कंबाइन कर देंगे तब हो जाएगा क्या, परफेक्ट कंपटीशन। प्योर में बस यही तीन आएगा। अगला, अच्छा इसमें 10th में क्या था, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए फीचर। ये चूंकि इसमें दोनों सेम टाइम पे आगे पीछे पूछ रहा है, देखो यहाँ पे ये परफेक्ट कंपटीशन पूछ रहा है और ये प्योर कंपटीशन पूछ रहा है, तो अगर नहीं भी पढ़े हैं तो बस यही तीन होता है, आप इसको रट ही लीजिए। विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए फीचर ऑफ परफेक्ट कंपटीशन, लार्ज, होमोजीनियस, परफेक्ट, इसीलिए आंसर हो जाएगा ऑल ऑफ द अबव। मार्केट प्राइस इज डिफाइंड एज शॉर्ट, लॉन्ग रन, वेरी लॉन्ग, आंसर हो जाएगा शॉर्ट रन। क्यों, क्योंकि हमेशा के लिए नहीं होता है, इसी से रिलेटेड क्वेश्चन सेट 1 में भी था। इन परफेक्ट कम्पिटिटिव competition a firm determines price, obtain price both A and B, none of these, ए बी होगा आंसर इसका। क्यों होगा हम सो बता देते हैं। परफेक्ट कम्पिटिटिव फॉर्म ऑफ मार्केट में, इसका वीडियो बना आप जाके देख सकते हैं। परफेक्ट कम्पिटिटिव फॉर्म ऑफ मार्केट में एक होता है इंडस्ट्री और एक होता है फर्म। इंडस्ट्री जो होता है वो होता है प्राइस मेकर और फर्म जो होता है वो होता है प्राइस टेकर। तो यहाँ जो वर्ड है डिटरमाइंस प्राइस, मतलब प्राइस को तय करना, आप समझ सकते हैं। ये किया जाता है किसके द्वारा, इंडस्ट्री के द्वारा, और फर्म के द्वारा ये जो उस प्राइस को जो इंडस्ट्री तय कर देता है उसको एक्सेप्ट किया जाता है, ये फर्म के द्वारा। क्योंकि यहाँ पे पूछा जा रहा है फर्म के बारे में, इसीलिए हम ऑब्टेन प्राइस टिक कर रहे हैं। अगर यहाँ पूछता है इंडस्ट्री के बारे में तो हम लोग यहाँ पे ये टिक करते हैं डिटरमाइंस प्राइस। समझ में आ रहा है? तो यहाँ पे आंसर हो जाएगा कौन सा, बी। तेरह हो गया। हाउ मेनी कैटेगरी ऑफ प्रोडक्शन ड्यूरेशन हैव बीन मेड बाय मार्शल ऑन द बेसिस ऑफ सप्लाई। अल्फ्रेड मार्शल का ये एक लॉ या कुछ भी आप कह सकते हैं, इसमें 3 था। विच इज ए रीजन फॉर चेंज इन डिमांड, इसी से रिलेटेड, मतलब सेम तो नहीं कह सकते हैं, रिलेटेड क्वेश्चन है। चेंज इन डिमांड और चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड 2 इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है मार्केट के चैप्टर में। और चेंज इन डिमांड का मतलब हो जाता है वैसा कोई भी कारण जो कि है अदर देन प्राइस। प्राइस के कारण होगा तो उसको कुछ चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड बोलेंगे। तो अब अदर देन प्राइस कौन कौन सा है, देखो कंज्यूमर इनकम अदर है, रिलेटेड अदर है, पॉपुलेशन अदर है, तो इसीलिए आंसर हो जाएगा ऑल। विच स्टेटमेंट इज करेक्ट, इन वेरी शॉर्ट पीरियड सप्लाई इज परफेक्टली इन इलास्टिक, प्राइस इज अफेक्टेड बाय बोथ डिमांड कंडीशन, सप्लाई कर्व इलास्टिसिटी डिपेंड्स ऑन टाइम पीरियड, बोथ ए एंड बी, नन ऑफ द अबव। तो आंसर हो जाएगा हमारा यहाँ सी। ये क्या है हम सो बता देते हैं। क्या लिखा है, इन वेरी शॉर्ट पीरियड सप्लाई परफेक्टली इन इलास्टिक। इन इलास्टिक का मतलब, सप्लाई का मतलब क्या हो गया कि डिमांड कितना भी क्यों ना हो रहा है, सप्लाई नहीं बढ़ रहा है, इसको कहते हैं इन इलास्टिक होना। अब यहाँ पे एक वर्ड लिखा है ना शॉर्ट पीरियड, शॉर्ट पीरियड का मतलब हो गया जैसे मान लो 5-7 दिन के लिए अचानक किसी चीज का डिमांड बढ़ जाएगा, तो क्या उस अचानक से बढ़े हुए डिमांड को पूरा करने के लिए क्या मार्केट में अचानक से सप्लाई आ जाएगा, नहीं आएगा। हाँ, लंबे समय तक अगर यही डिमांड बना रहे तब मार्केट में सप्लाई आ जाएगा, उसके लिए यहाँ शॉर्ट नहीं लॉन्ग पीरियड होना चाहिए। यहाँ पे वर्ड क्या है, शॉर्ट पीरियड। तो इसीलिए शॉर्ट पीरियड में अगर सप्लाई किसी कारणवश, ये डिमांड किसी कारणवश बढ़ भी गया और सप्लाई अगर इन इलास्टिक है तो यहाँ पे जो है मतलब
क्या कहते हैं इसको, डिमांड के बढ़ने या घटने से सप्लाई पे कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। सप्लाई कर्व इलास्टिसिटी, यहाँ इसीलिए आंसर हो जाएगा सी। अकॉर्डिंग टू लॉ ऑफ इक्वी मार्जिनल यूटिलिटी द कंडीशन फॉर कंज्यूमर इक्विलिब्रियम इज, कंडीशन फॉर कंज्यूमर इक्विलिब्रियम, इक्वी मार्जिनल यूटिलिटी, ये फिर कंज्यूमर इक्विलिब्रियम वाला कॉन्सेप्ट है। कंज्यूमर इक्विलिब्रियम हम लोग यूटिलिटी एनालिसिस के द्वारा दो अप्रोच से पढ़े थे, एक पढ़े थे कार्डिनल और एक ऑर्डिनल। कार्डिनल में जो है यूटिलिटी को यूटिल्स के फॉर्म में हम लोग मेजर कर सकते हैं, और वहाँ दो तरह का यूटिलिटी था, इन केस ऑफ सिंगल कमोडिटी, इन केस ऑफ मोर देन वन कमोडिटी, इसको टू कमोडिटी ही बोलते हैं। सिंगल कमोडिटी के केस में इक्विलिब्रियम एस्टेब्लिश वहाँ होता था जहाँ mu x इक्वल्स टू होता है किसके, प्राइस x के। पर इन केस ऑफ मोर देन वन कमोडिटी, जिसको टू कमोडिटी बोलते हैं, वहाँ पे जो फॉर्मूला है वो ये है, मतलब mu x बाई पी एक्स इज इक्वल्स टू mu y बाई पी वाई इज इक्वल्स टू mu m, मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ मनी। ठीक, अच्छा, इस फॉर्मूला को ना ऐसे भी लिखा जा सकता है क्या, कि जो mu से रिलेटेड आइटम है उसको आप एक साथ कंबाइन कर दीजिए, मतलब mu x को mu y इज इक्वल्स टू पी एक्स बाई पी वाई। अब इस डिजाइन को खोजो कहीं पे, तो mu, अच्छा यहाँ x की जगह ना a दिया, तो mu x बाई पी एक्स, mu y बाई पी वाई, ये तो हो जाएगा। ये वाला फॉर्मूला है और ये वाला फॉर्मूला है, तो इसीलिए आंसर हो जाएगा बोथ ए एंड बी। अकॉर्डिंग टू मार्शल, यूटिलिटी ऑफ ए कमोडिटी, मार्शल के द्वारा जो है यूटिलिटी ऑफ ए कमोडिटी का ये क्वेश्चन है, कैन बी मेजर्ड बाय मनी, कैन नॉट बी मेजर्ड बाय मनी, कैन बी मेजर्ड इन कार्डिनल नंबर, बोथ ए एंड सी। तो यहाँ आंसर हो जाएगा डी। वो क्या क्या क्यों हो जाएगा हम सो बता देते हैं। यूटिलिटी एनालिसिस वाले चैप्टर में ना दो तरह का यूटिलिटी था, एक कार्डिनल अप्रोच और एक ऑर्डिनल अप्रोच। कार्डिनल अप्रोच जो है वो दिया गया था अल्फ्रेड मार्शल के द्वारा। उनका क्या कहना था कि हम लोग यूटिलिटी को इन टर्म्स ऑफ नंबर जो है वो मेजर कर सकते हैं, और ऑर्डिनल अप्रोच जो है उसमें आप पढ़ते हैं, हाँ, इंडिफरेंस कर्व वाला, इंडिफरेंस कर्व वाला जो अप्रोच है या बजट लाइन वाला जो अप्रोच है, उसमें हम लोग चीजों को क्या देते हैं, रैंक देते हैं, और वो दिया गया था हिक्स एंड एलन के द्वारा। ठीक है, तो कार्डिनल अप्रोच में क्या बोला गया था, यूटिलिटी को मनी के फॉर्म में, जैसे ये भी जो फॉर्मूला लिखा हुआ है ये कार्डिनल का ही है, क्योंकि देखो यहाँ पे यूटिलिटी को मनी के रूप में मेजर किया गया है ना। तो पहला होगा कैन नॉट बी मेजर्ड वाला, ये तो नहीं होगा, सी भी होगा क्योंकि कार्डिनल का ही वो अप्रोच है, इसीलिए आंसर हो जाएगा हमारा डी। अच्छा, अब आ गया 18, दिस इज रिक्वायर्ड फॉर ए बजट सेट। बजट सेट और बजट लाइन दो चीज था, ध्यान देना। कंज्यूमर का इनकम अगर कंज्यूमर के एक्सपेंस के एग्जैक्ट जब बराबर होगा तो उसको बोलते हैं, वो पॉइंट फॉल करेगा बजट लाइन पे, और बजट लाइन के अंदर वाला जितना भी पार्ट होगा वो सारा का सारा होगा बजट सेट। ठीक है, तो यहाँ पे क्या लिखा है, दिस इज रिक्वायर्ड फॉर ए बजट सेट, कलेक्शन ऑफ बंडल, प्रिवेलिंग मार्केट प्राइस, अरे यार, प्रिवेलिंग मार्केट प्राइस, टोटल इनकम ऑफ द कंज्यूमर, और ऑल ऑफ द एबव। तो इनकम तो चाहिए ही, प्रिवेल आंसर ही मेरे हिसाब से यहाँ पे डी हो जाएगा। इन डिमिनिशिंग रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन, डिमिनिशिंग रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन, अच्छा, ये इंडिफरेंस कर्व का अप्रोच है एमआरएस, जिसमें हम लोग पढ़ते हैं मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन में, मोर ऑफ गुड वन लेस ऑफ गुड टू। अच्छा, गुड वन गुड टू का मतलब क्या हो गया, वो इसको आप गुड एक्स और गुड वाई ही मान सकते हैं। तो इसमें क्या है, मोर ऑफ गुड वन, इसमें आंसर हो जाएगा डी। क्यों, क्योंकि एमआरएस वाले केस में गुड एक्स और गुड वाई, गुड एक्स के संख्या को हम लोग बढ़ाते हैं और गुड वाई वाला जो संख्या है उसको हम लोग घटाते हैं, तो इसीलिए आंसर हो जाएगा डी। यूटिलिटी इन इकोनॉमिक्स मीन्स वांट सेटिस्फाइंग पावर ऑफ ए कमोडिटीज, ये मतलब डिफिनीशन भी है यूटिलिटी का। इंग्लिश लेटर मैक्रो हैज बीन टेकन फ्रॉम ग्रीक वर्ड मैक्रोज विच मीन्स नैरो, ब्रॉड, इंडिविजुअल, आंसर हो जाएगा ब्रॉड। ठीक, क्यों, क्योंकि मैक्रो वर्ड में यहाँ जो ये वर्ड ए है ना, इसका मतलब ये होता है एग्रीगेट, मतलब समझने के लिए, मतलब नहीं बोल रहे, ए का मतलब होता है एग्रीगेट, एग्रीगेट का मतलब होता है सम टोटल, और सम टोटल जैसे ही होगा तो ऑब्वियसली कोई भी चीज क्या हो जाएगा, बड़ा हो जाएगा।
ठीक है, तो इसीलिए हो जाएगा ब्रॉड। विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ मैक्रो इकोनॉमिक्स, मैक्रो इकोनॉमिक्स में क्या 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 कैरेक्टरिस्टिक्स है? नेशनल इनकम, फुल एम्प्लॉयमेंट जनरल होता है। मैक्रो इकोनॉमिक्स स्टडीज द पॉलिसी रिलेटेड टू इंटायर इकोनॉमी होगा। मैक्रो इकोनॉमिक्स वेरिएबल आर द इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट, इसीलिए आंसर हो जाएगा यहाँ पे डी। अब आ जाएगा विच सब्जेक्ट इज इंक्लूडेड इन सब्जेक्ट मैटर ऑफ मैक्रो इकोनॉमिक्स। ध्यान देना मैक्रो है तो मैक्रो में ब्रॉडर सेगमेंट के बारे में पढ़ेंगे, इनकम एम्प्लॉयमेंट पढ़ते हैं, जनरल प्राइस 2 मिल रहा है तो इसीलिए आंसर हो जाएगा डी। विच वन इज द यूटिलिटी ऑफ मैक्रो इकोनॉमिक्स, मतलब मैक्रो इकोनॉमिक्स के बारे में पूछ रहा है कि कौन सा जो है इसमें से, यार ये है तो गवर्नमेंट इकोनॉमिक पॉलिसी, इंटरनेशनल कंपैरिजन, इकोनॉमिक ग्रोथ, बी इसका आंसर हम लिख रहे। क्यों? क्योंकि मैक्रो में इंटरनेशनल कंपैरिजन नहीं करते हम लोग, इकोनॉमी को पढ़ते हैं, इंटरनेशनल कंपैरिजन नहीं करते। विच ऑफ द फॉलोइंग इज इंक्लूडेड इन रियल फ्लो, रियल फ्लो ये फिर से नेशनल इनकम का क्वेश्चन है। दो तरह का फ्लो था उसमें, एक मनी फ्लो और एक था रियल फ्लो। ठीक, मनी फ्लो का मतलब क्या होता था, दोनों तरफ से, मतलब हाउस होल्ड फर्म और फर्म से हाउस होल्ड मनी का एक्सचेंज हो रहा है, उसको बोलते थे मनी फ्लो। रियल फ्लो का मतलब जिसमें मनी नहीं, गुड्स और सर्विसेज का आदान प्रदान हो रहा था। तो फ्लो ऑफ गुड्स होगा, फ्लो ऑफ सर्विस होगा, इसीलिए आंसर हो जाएगा सी। विच सर्विस आर प्रोवाइडेड बाई फैमिलीज टू ए फर्म। ध्यान देना यहाँ फंसा रहा, फैमिलीज का मतलब यहाँ हाउस होल्ड से। तो चूंकि नेशनल इनकम या इकोनॉमी में जो भी फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन है उसका ओनर होता है कौन, हाउस होल्ड, मतलब जो फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन जिसको आप लोग पढ़ रखे हैं, लैंड, लेबर, कैपिटल, इंटरप्राइजेज, इन चारों का जो ओनर होता है वो होता है कौन, हाउस होल्ड। तो कोई भी फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन जाएगा तो वो तो ऑब्वियसली किससे जाएगा, हाउस होल्ड से। तो यहाँ पे क्या पूछ रहा है, विच सर्विस आर प्रोवाइडेड बाय फैमिली टू ए फर्म, लैंड जाएगा, लेबर जाएगा, कैपिटल, इंटरप्राइजेज, इसीलिए आंसर हो जाएगा डी। विच वन इज इंक्लूडेड इन 4 सेक्टर मॉडल, 2 सेक्टर, 3 सेक्टर, 4 सेक्टर हमारे पास था नेशनल इनकम में। 2 सेक्टर में केवल हाउस होल्ड और फर्म पढ़ते हैं, 3 सेक्टर में हाउस होल्ड, फर्म, गवर्नमेंट तीनों पढ़ते हैं, और 4 सेक्टर में चारों जो भी है, हाउस होल्ड, फर्म, गवर्नमेंट और रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड, जिसको एक्सटर्नल सेक्टर भी बोलते हैं, वो कंबाइन होता। तो यहाँ आंसर हो जाएगा सी। विच ऑफ द फॉलोइंग इज इंक्लूडेड इन सेकेंडरी सेक्टर, इसी से रिलेटेड पिछले वाले में भी क्वेश्चन था, उसमें शायद टर्सरी था। ठीक, विच ऑफ द फॉलोइंग इज इंक्लूडेड इन सेकेंडरी सेक्टर, तो सेकेंडरी मैन्युफैक्चर से डील करता है, इंश्योरेंस हो जाएगा, मतलब टर्सरी का बैंकिंग, ट्रेड, ये तीनों एक का है, इसीलिए आंसर हो जाएगा मैन्युफैक्चरिंग। ये क्या है, इफ फॉर ए कंट्री नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड इज निगेटिव, NFIA, NFIA जो है वो क्या है, निगेटिव। ठीक, देन GDP स्मॉलर देन GNP। अच्छा एक मिनट रुको, पूरा पढ़ने, उधर था स्मॉलर, इधर ग्रेटर, ग्रेटर इक्वल टू और इक्वल टू, तो ये ओ आंसर हो जाएगा ये बी। ये है क्या, हम सो बताते हैं। NFIA का मतलब होता है नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड। नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड तीनों हो सकता है, पॉजिटिव, जीरो और निगेटिव। अब नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड का क्या काम होता है GDP और GNP में, कि GDP मतलब ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट, ठीक, इसमें अगर हम एक मिनट, प्लस NFIA कर दे ना तो ये बन जाएगा GNP। ठीक, इसका मतलब डोमेस्टिक से नेशनल की ओर जाने के लिए NFIA को क्या करना पड़ता है, प्लस। अब अगर ये जो प्लस करने वाला अमाउंट है माइनस में, तो अगर ये अगर माइनस में कर देंगे तो इसका मतलब GDP तो बड़ा हो जाएगा और GNP क्या हो जाएगा, छोटा, तो इसीलिए आंसर हो जाएगा बी। द मार्केट वैल्यू ऑफ फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस्ड इन इकोनॉमी ओवर ए ईयर इज कॉल्ड, अच्छा पूरे एक साल के अंदर अंदर देश के इकोनॉमी में जो भी प्रोडक्शन हुआ उसके बारे में हम लोग को पूछ रहा है, तो इसको हम लोग बोलते हैं GDP। ठीक,
अब 31 का है, हु सेड इट इकोनॉमिक्स इज ए साइंस ऑफ वेल्थ। अच्छा एक चीज, क्या बोल रहे थे, इसका ना एक मतलब तीन चार अलग अलग इकोनॉमिक्स के द्वारा ना ये इकोनॉमिस्ट के द्वारा इकोनॉमिक्स का अलग अलग डिफिनीशन दिया हुआ, ठीक है। तो हम ऐसा करते हैं ना, पूरा डिफिनीशन तीन चार का जो है लिखा देते, आप लोग लिख लीजिए, ठीक है। तो एक दिया गया था, पहला वेल्थ का डिफिनीशन, वेल्थ का जो डिफिनीशन है वो दिया गया था एडम स्मिथ के द्वारा, ठीक। वेल्थ के साथ साथ था एक स्कार्सिटी का डिफिनीशन, एक था ग्रोथ का डिफिनीशन, और एक कुछ और था। स्कार्सिटी का डिफिनीशन जो है दिया गया था रॉबिन्सन के द्वारा, ग्रोथ का डिफिनीशन जो है वो दिया गया था पॉल सैमुअल्सन के द्वारा, ठीक। और एक और था, किसका था, हाँ वेलफेयर, वेलफेयर का डिफिनीशन दिया गया था मार्शल के द्वारा। ये चार जो है ना लिख लो, इससे रिलेटेड ना एक दो क्वेश्चन हमेशा पूछ ही देता है, तो इसीलिए चार लिख लो। एक मिनट, अच्छा तो वीडियो पॉज करके भी लिख सकता। अब यहाँ पे जरा अपने मन से सोच के बताओ कि यहाँ पे क्या पूछ रहा है, वेल्थ का डिफिनीशन। तो वेल्थ का डिफिनीशन अभी तुरंत बताया, किसके द्वारा दिया गया था, एडम स्मिथ के द्वारा। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टडीड अंडर माइक्रो इकोनॉमिक्स। तो माइक्रो में हम लोग इंडिविजुअल का पढ़ते हैं, तो इंडिविजुअल, फर्म, फैमिली, इंडस्ट्री, ऑल ऑफ दीज। सब्जेक्ट मैटर ऑफ इकोनॉमिक्स इज बीइंग स्टडीड अंडर विच ब्रांच। सब्जेक्ट मैटर तो दोनों में पढ़ते हैं, माइक्रो में और मैक्रो में, तो इसीलिए आंसर हो जाएगा एबव टू। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए वेलफेयर इकोनॉमिस्ट। अच्छा फिर देखो ये इकोनॉमिस्ट वाला क्वेश्चन आ गया ना, इस केस में ना वेलफेयर का इकोनॉमिस्ट जो था ये था जेबी से, इसमें जेबी से आ जाएगा, क्यों, क्योंकि जेबी से के द्वारा जो है ना वेलफेयर का चर्चा नहीं किया गया। अब ऐसे ये सब चीज लिखाए तो नहीं, लिखाए तो हम किसका थे, मतलब मार्शल वाला, मार्शल वाला ही वेलफेयर से रिलेटेड लिखाए थे, ठीक। तो अब क्या कर सकते हैं, छोड़ो यही। अगला 35 में है, हु सेड इकोनॉमिक्स इज समटाइम पॉजिटिव एंड समटाइम नॉर्मेटिव साइंस। ध्यान देना, इकोनॉमिक्स पॉजिटिव और नॉर्मेटिव के बारे में, इकोनॉमिक्स पॉजिटिव और नॉर्मेटिव्स के बारे में, ये इकोनॉमिक्स का एक सेपरेट ब्रांच है। पॉजिटिव इकोनॉमिक्स का मतलब होता है एक ऐसा इकोनॉमिक्स जिसमें चीज जो जैसे है उसको एज इट इज पढ़ लेना, ये पॉजिटिव इकोनॉमिक्स हो जाएगा। और जब किसी इकोनॉमिक्स के थ्योरी के बारे में हम लोग क्वेश्चन एराइज करते हैं, व्हाट, हाउ, हुम, या ऐसा WH वाला जो वर्ड जिसमें भी लग जाएगा वो सारा का सारा हो जाएगा नॉर्मेटिव इकोनॉमिक्स, ठीक। तो अगर इसमें एक चीज रहता है, एक बहुत बार ना MCQ पूछा जाता है, क्या पूछा जाता था, हाँ, विच इकोनॉमिक इज न्यूट्रल बिटवीन इंड्स। ये लाइन याद रखना, अगर इकोनॉमिक्स के न्यूट्रल के बारे में पूछेगा ना तो इसका मतलब ये पॉजिटिव इकोनॉमिक्स पूछता है। क्यों, न्यूट्रल का मतलब क्या हो गया, जहां पे हम अपना कोई राय अपने मन से नहीं दे रहे हैं, तो न्यूट्रल बिटवीन इंड्स का हो जाएगा क्या, पॉजिटिव इकोनॉमिक्स। इस लाइन को याद रखना। और ये पॉजिटिव नॉर्मेटिव्स का जो हम लोग को डिफिनेशन दिया गया था वो दिया गया था फ्रीडमैन के द्वारा। इनका पूरा नाम था शायद मिल्टन फ्रीडमैन, इनका पूरा नाम था, ठीक। ऑन द बेसिस ऑफ ओनरशिप ऑफ रिसोर्सेस इकोनॉमीज आर सेंट्रली प्लान्ड, मार्केट, मिक्स्ड, आंसर हो जाएगा ऑल ऑफ।
विच ऑफ द फॉलोइंग इज मार्जिनल अपॉर्चुनिटी कॉस्ट? मार्जिनल अपॉर्चुनिटी कॉस्ट, इसका फॉर्मूला होता है लॉस इन आउटपुट डिवाइडेड बाय गेन इन आउटपुट। तो इसमें आंसर हो जाएगा ना बी। क्यों हो जाएगा बी? MU x MU y तो नहीं होगा, ये कोई फॉर्मूला ही नहीं है। डेल्टा वाई डिवाइडेड बाई डेल्टा, ये है मैक्रो का। y का मतलब इनकम होता है, i का मतलब इन्वेस्टमेंट होता है। ये होगा डेल्टा वाई डिवाइडेड बाई डेल्टा एक्स, ये नहीं, ये हम ऐसे मतलब समझाने के लिए लिखे। ये होगा क्यों? क्योंकि जब मैक्रो इकोनॉमिक्स निकालते हैं जिसमें मार्जिनल अपॉर्चुनिटी कॉस्ट निकालते हैं तो ये x है और ये y है, और यहाँ निकालते हैं MOC। उस केस में जो ये आप अगर बनाए होंगे तो ये बढ़ता है और ये जो है घटता है, तो इसीलिए इसका फॉर्मूला क्या बन जाएगा? डेल्टा वाई डिवाइडेड बाई डेल्टा एक्स। ठीक। द अल्टरनेटिव, ये भी होगा। द अल्टरनेटिव नेम ऑफ अपॉर्चुनिटी कॉस्ट, ये भी उधर था सेट 1 में, उसमें इकोनॉमिक कॉस्ट लिखा हुआ था। इक्विलिब्रियम प्राइस, मार्जिनल एवरेज कॉस्ट, इकोनॉमिक रेंट हो जाएगा। इंडिफरेंस कर्व इज, वहां PPC के बारे में पूछा था, यहाँ इंडिफरेंस कर्व के बारे में पूछ रहा है। इंडिफरेंस कर्व जो है वो हो जाएगा कन्वेक्स टू द ओरिजिन। ठीक। क्यों? क्योंकि ये प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व PPC कनकेव होता है और इंडिफरेंस कर्व कन्वेक्स होता है। इससे इसको बोलते हैं कनकेव और इसको बोलते हैं कन्वेक्स। ये वाला हो जाएगा इंडिफरेंस कर्व और ये हो जाएगा PPC। ठीक। यहाँ पे पूछा जा रहा है इंडिफरेंस कर्व के लिए, इसीलिए हो जाएगा ये आंसर। द कैपेबिलिटी ऑफ ए कमोडिटी टू सेटिस्फाई ह्यूमन वांट्स, इसको बोलते हैं यूटिलिटी। ये और एक पूछा था। मैक्सिमम सेटिस्फेक्शन ऑफ ए कंज्यूमर, अच्छा कोई कंज्यूमर कब मैक्सिमम सेटिस्फेक्शन डिराइव करेगा? सिंपल है, कोई कंज्यूमर तब मैक्सिमम सेटिस्फेक्शन डिराइव करेगा जब वो किस पे होगा? इक्विलिब्रियम पे। और नॉर्मली कंज्यूमर इक्विलिब्रियम पे कब होता है? जब MU x इक्वल्स टू होता है किसके? प्राइस के। तो इक्वल टू, यही होगा आंसर। इसे एक बार देख लो, ग्रेटर देन, नो रिलेशन, यही ए होगा आंसर। और आगे रिकॉर्ड ने, चलो। व्हेन मार्जिनल यूटिलिटी इज निगेटिव, टोटल यूटिलिटी, अच्छा स्टार्ट्स डिक्रीजिंग, इसका आंसर हो जाएगा। याद है ये ग्राफ, ये ऐसे जाता था और ये ऐसे जाता था और ये यहाँ आके मिलता था। इसका कुछ मतलब थर्ड स्टेज के बारे में पूछ रहा है कि जब ये मतलब यहाँ होगा, जब MU निगेटिव होगा तो ये जो होगा स्टार्ट्स क्या हो जाएगा? डिक्लाइनिंग। इसमें 3 अलग अलग थ्योरी है, याद कर लेना। शुरुआत में MU घटता है और TU बढ़ता है। सेकेंड में हो जाएगा जब MU 0 होगा तो TU मैक्सिमम होगा। और थर्ड होगा जब MU स्टार्ट से डिक्रीज, ये जब MU स्टार्ट्स मतलब जब MU निगेटिव हो जाएगा, मतलब बेस लाइन से नीचे हो जाएगा, तो TU स्टार्ट्स हो जाएगा डिक्रीजिंग। द डिमांड कर्व ऑफ ए गुड शिफ्ट फ्रॉम DD टू DD डैश, अच्छा DD से DD डैश की तरफ गया, रीजन क्या होगा? अच्छा डिमांड कर्व, इसमें देखो पहले यहाँ था, अब राइट वार्ड शिफ्ट किया। राइट वार्ड डिमांड कर्व तब शिफ्ट करता है ना जब डिमांड बढ़ता है ड्यू टू एनी फैक्टर अदर देन प्राइस। अगर डिमांड खुद के प्राइस के कारण घटेगा बढ़ेगा तो उसमें होगा मूवमेंट अलोंग द सेम डिमांड कर्व, मतलब एक ही डिमांड कर्व के सहारे या तो ऊपर या तो नीचे। यहाँ पे शिफ्ट है तो अदर देन होगा, तो अदर देन में फॉल इन प्राइस ऑफ द गुड, ये तो बिल्कुल नहीं होगा। राइज इन प्राइस, प्राइस का तो कहीं नहीं होगा। राइज इन, अब देखो यहाँ सब्स्टिट्यूट और कॉम्प्लीमेंट्री ये दोनों हो सकता है, पर एक चीज अब ध्यान देना, राइज इन प्राइस ऑफ सब्स्टिट्यूट गुड्स, राइज इन प्राइस ऑफ कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स, इसको ऐसे समझते हैं। सब्स्टिट्यूट गुड्स का मतलब हम जैसे मान लो बोले टी और कॉफी, अगर प्राइस कंजम्पशन, अगर टी का प्राइस बढ़ा तो टी का कंजम्पशन घटेगा,
पर प्राइस कॉफी का तो कुछ नहीं चेंज हुआ। इसका मतलब क्या हो गया कि टी के प्राइस बढ़ने से कॉफी का कंजम्पशन बढ़ेगा और वो राइट वार्ड शिफ्ट होगा। इसीलिए आंसर हो जाएगा सी, सब्स्टिट्यूट गुड्स। कंप्लीमेंट्री इसलिए नहीं होगा क्योंकि कंप्लीमेंट्री गुड्स का मतलब होता है वैसा कोई गुड्स जो कि दोनों हमेशा साथ यूज हो। तो अगर मान लो हम तुमको ये बोल रहे हैं कार और पेट्रोल है, अगर कार का डिमांड घटेगा तो ऑटोमेटिक पेट्रोल का भी डिमांड घट जाएगा। ठीक, तो उस केस में तो लेफ्ट वार्ड ना शिफ्ट होगा, इसीलिए यहां पे आंसर हो जाएगा सी। अगला 44, इंक्रीज इन प्राइस ऑफ पेट्रोल है, देखो आ गया। इंक्रीज इन प्राइस ऑफ पेट्रोल देयर विल बी ए कार डिमांड कर्व इन, कार डिमांड कर्व, इंक्रीज इन प्राइस ऑफ पेट्रोल, ठीक, देयर विल बी, यहां पे ना डैश होगा, ठीक, देयर विल बी। अच्छा, यहाँ पे कार और पेट्रोल, सबसे पहले ये निश्चित करो कि कौन सा गुड्स है। कार और पेट्रोल चूंकि साथ यूज होगा तो कंप्लीमेंट्री गुड्स हो कहलाएगा। अब क्या कह रहा है कि प्राइस बढ़ा है किसका, पेट्रोल का। तो यहाँ देखो हम यहाँ पे ना इसको एक, अरे यार पेट्रोल, पेट्रोल और कार, पेट्रोल का प्राइस, पेट्रोल का डिमांड, कार का प्राइस, कार का डिमांड। यहाँ पे प्राइस किसका बढ़ गया, पेट्रोल का। तो पेट्रोल का अगर प्राइस बढ़ा तो लॉ ऑफ डिमांड के कारण पेट्रोल का डिमांड घटेगा। पर चूंकि कार में अगर मान लो प्राइस में कोई भी चेंज नहीं होगा तब भी कार में डलना क्या है, पेट्रोल, तो ऑटोमेटिक प्राइस बढ़ा पेट्रोल का और डिमांड घट जाएगा किसका, कार का। तो अगर कार का डिमांड घट जाएगा तो अगर मान लो कार का डिमांड यहाँ था तो अदर देन प्राइस के कारण ये लेफ्ट वार्ड शिफ्ट होगा। तो लेफ्ट वार्ड खोजो कहीं, यहाँ आंसर हो जाएगा लेफ्ट वार्ड शिफ्ट। डाउनवार्ड अपवार्ड तो होगा ही नहीं क्योंकि यहाँ पे अदर देन प्राइस का फैक्टर है। राइट वार्ड लेफ्ट वार्ड होगा, राइट वार्ड तब होता जब बढ़ता। मान लो कि पेट्रोल का अगर प्राइस घट जाता, ठीक, तो कार का डिमांड क्या हो जाता, बढ़ जाता, उस केस में राइट वार्ड शिफ्ट होता। अगला, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जाम्पल ऑफ कंप्लीमेंट्री गुड, साथ में यूज होगा। टी कॉफी नहीं है यूज होगा, कोक पेप्सी नहीं है यूज होगा, व्हीट एंड राइस नहीं है यूज होगा, नन ऑफ दीज आंसर हो जाए। एक्सपेंशन इन डिमांड अकर ड्यू टू, डिमांड से खूब क्वेश्चन है। एक्सपेंशन इन डिमांड हो रहा रिकॉर्ड, एक्सपेंशन इन डिमांड अकर ड्यू टू, एक्सपेंशन कब होगा, ध्यान देना, एक्सपेंशन होता है क्या, एक्सपेंशन कॉन्ट्रैक्शन होता है ड्यू टू प्राइस और इंक्रीज डिक्रीज होता है अदर देन प्राइस। तो यहाँ पे आंसर हो जाएगा फॉल इन प्राइस ऑफ गिवन कमोडिटी। क्यों, क्योंकि लॉ ऑफ डिमांड क्या बोलता है, अगर किसी कमोडिटी का प्राइस घटेगा तो उसका क्वांटिटी डिमांडेड क्या होगा, बढ़ेगा, और प्राइस के कारण अगर डिमांड बढ़ रहा है तो उसको बोलते हैं एक्सपेंशन। हाउ मेनी टाइप ऑफ इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड, 5। इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड फॉर नेसेसिटी इज 0। क्लास में ही बताए थे, कोई ऐसा चीज जो जीवन जीने के लिए जरूरी होगा उसका दाम बढ़े घटे हमको उससे कुछ नहीं फर्क पड़ता है। इल्ले जैसे मान लो कोई आदमी है जो बीपी का हर दिन दवा खा रहा, बीपी की दवा अगर मान लो 5 रुपया में मिल रहा है, अगर मान लो किसी कारण बस 3 में मिलने लगा तो ऐसा तो नहीं एक के बदला 2 खाने लगेगा। और अगर मान लो 5 के बदला 15 भी हो गया तो चूंकि जीवन जीने के लिए जरूरी है तो बेचारा मजबूरी में खाएगा, इसीलिए उसका इलास्टिसिटी क्या होगा, 0। अगला, अरे यार घस खाते 49, प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड मीन्स चेंज इन डिमांड ड्यू टू चेंज इन प्राइस, चेंज इन डिमांड, आंसर हो जाएगा ए। प्राइस इलास्टिसिटी में हम लोग वही मेजर करते हैं कि मतलब प्राइस के कारण, एक मिनट, मतलब प्राइस के कारण मेरे डिमांड पे क्या फर्क पड़ा। अगला, इफ द डिमांड फॉर ए गुड चेंजेस बाय 60% ड्यू टू 40% चेंज इन प्राइस, इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड क्या होगा, सुनना। इलास्टिसिटी का जो फॉर्मूला था वो क्या था, चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड डिवाइडेड बाय चेंज इन प्राइस, ठीक। तो डिमांड कितना से चेंज हुआ, 60%, और ये कितना से 40%, कट 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 6 15 60 1.5, तो ये हो जाएगा आंसर। माइनस से कोई घबराना नहीं, क्यों, माइनस का साइन ये बतलाता है कि प्राइस और डिमांड में जो है वो इनवर्स रिलेशन है।
अगला, द इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड एट द मिड पॉइंट ऑफ ए स्ट्रेट लाइन डिमांड कर्व। अच्छा, मिड पॉइंट ऑफ ए स्ट्रेट लाइन डिमांड कर्व पता है क्या होता है? हमें बता, फोटो बना देते हैं, छाप लो नागिन की तरह आंख में, ठीक है? कहीं आ जाएगा क्वेश्चन, आ क्या जाएगा, आएगा ही, ठीक। छोटा सा एक फोटो है, मिड पॉइंट पूछ रहा है ना, तो इसको ऐसे याद रखना, 5 पॉइंट बना देना, 1 2 3 4 और 5। सबसे ऊपर जो होता है इनफाइनाइट होता है, सबसे नीचे होगा 0, बीच में होगा 1 जिसका भी क्वेश्चन पूछा, इसके बीच में होगा ग्रेटर देन 1, इसके बीच में होगा स्मॉलर देन। बस यही 5 गो है, छाप लो आंख में, फोटो पूछ देगा, कहे कि 5 पॉइंट बन रहा है, मिड पॉइंट दे देगा, 1 नंबर स्वाहा। ऐसे तो ऑप्शन रहता है वो अलग बात है, पर ये सब फ्री का नंबर है, काहे छोड़ोगे? मिटता नहीं है यार। तो अगला, when the AP is maximum the MP is, अच्छा इसमें हो जाएगा इक्वल टू AP। अब ये MP इक्वल टू AP ये क्या होगा हम सो बता देते हैं। इसका भी ग्राफ बना दे, तुमको बनाइए देते हैं। इसका ना इसे ग्राफ बनता, ठीक ऐसे। अब यहाँ पे देखो क्वेश्चन क्या पूछ रहा है कि when the AP is maximum the MP is, ये जो है ना AP का ग्राफ है और ये जो है MP का ग्राफ है, ये जो है MP का ग्राफ है और ये है AP का ग्राफ। तो यहाँ पे MP और AP यहाँ बराबर हो रहा है ना, किस पॉइंट पे बराबर हो रहा है? जिस पॉइंट पे देखो AP क्या है, मैक्सिमम है, ठीक है? तो इसीलिए आंसर हो जाएगा A। क्लास में अगर पढ़े होंगे तो सब आ रहा होगा समझ, चूंकि ग्राफ है तो यहाँ सब ग्राफ बताना संभव नहीं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन, कौन सा नहीं है? लैंड, लेबर, कैपिटल, इंटरप्राइजेज होता है, मनी, ऑड वन आउट बार। अगला, अरे यार तुम बहुत ज्यादा बड़ा हो गया। Which of the following is production function? C is equals to एफ क्यू, क्यू कुछ नहीं होता, Q is equals to एफ सी ये होता है, Q is equals to एफ पी, नन ऑफ दीज। तो आंसर तो इसमें नन ऑफ दीज होगा, ठीक। अब ये क्यों होगा नन ऑफ दीज हम बता देते हैं। देखो प्रोडक्शन फंक्शन का मतलब क्या होता है कि सिंपल समझो, किसी भी चीज को प्रोड्यूस करने के लिए ना हमको, यार तकलीफ दे रहा है आज यार इसको। किसी भी चीज को प्रोड्यूस करने के लिए ना 2 चीज का आवश्यकता होता है, एक फिक्स्ड फैक्टर, दूसरा वेरिएबल फैक्टर, ठीक। तो प्रोडक्शन फंक्शन का जो नॉर्मली इक्वेशन बनता है ना वो ऐसे बनता है, Q इज इक्वल्स टू एफ ब्रैकेट में L और K, या इसको हाँ इसे L K रखो या L इसके जगह C भी रख सकते हैं, या इसको हम ऐसे लिख देते हैं L और C। अब यहाँ L के ऊपर ना यहाँ ये बार लगा रहता है, अब इसका मतलब क्या होता है हम सो बता देते हैं। जिसके ऊपर डैश लगा हुआ है इसका मतलब हो गया फिक्स्ड फैक्टर, और जिसके ऊपर नहीं लगा हो गया वेरिएबल फैक्टर। तो किसी भी प्रोडक्शन को करने के लिए फिक्स्ड एज वेल एज वेरिएबल फैक्टर दोनों लगता है। तो यहाँ जो ये इक्वेशन है इसमें खाली C, मतलब मान लो वेरिएबल फैक्टर दिया, मान लो हम कितनों जो है चाय हमको बनाना, हम दूध, पानी, चीनी सब जमा कर देंगे, फिक्स फैक्टर के रूप में चूल्हा रहेगा तभी ना बनाओगे चाय। फिक्स फैक्टर का यहाँ चर्चे ने, क्योंकि फिक्स फैक्टर एक तो होना चाहिए। यहाँ एल जो है इसके ऊपर डैश लगा, इसका मतलब फिक्स फैक्टर। फिक्स फैक्टर जैसे मान लो एल का मतलब यहाँ होता है लैंड, लैंड कौन सा फैक्टर? फिक्स फैक्टर। लेबर, लेबर वेरिएबल फैक्टर हो सकता है, कैपिटल वेरिएबल फैक्टर हो सकता है, ठीक है। तो मेरे हिसाब से तो आंसर नन ऑफ दीज होना चाहिए, क्योंकि यहाँ एक ही दिया हुआ। फॉलोइंग फिगर शोज टोटल फिक्स्ड कॉस्ट, टोटल वेरिएबल कॉस्ट, टोटल कॉस्ट, नन ऑफ दीज। तो ये आंसर हो जाएगा टोटल वेरिएबल कॉस्ट। क्यों? क्योंकि ये एस शेप्ड है। एस शेप्ड जो है वो होता है कौन सा? वेरिएबल कॉस्ट। फिक्स्ड कॉस्ट जो होगा एकदम सीधा जाएगा, और क्या हम तीनों ही बनाइए देते हैं फोटो, देखो ऐसे बनता है। फिक्स्ड कॉस्ट ऐसे रहता है,
और वेरिएबल कॉस्ट ऐसे रहता है, और टीवी ये टोटल कॉस्ट ऐसे रहता है। ठीक, तो ये हो जाएगा टीसी का, ये हो जाएगा टीवीसी का, और ये हो जाएगा टीएफसी का। तो ये वाला है तुम्हारा आंसर। देखो वही डिजाइन है। अगला, द शेप ऑफ एवरेज कॉस्ट कर्व इज यू शेप्ड हो जाएगा। नॉर्मली एवरेज से रिलेटेड कोई भी रहे ना, ठीक है, वो ऐसे ही रहता है, ऐसे। इसको बोलते हैं यू शेप्ड। क्यों होता है? क्योंकि पहले घटता है, इसमें 3 फैक्टर काम करता है। ये पहले घटता है, फिर आता है सबसे लोएस्ट पे, और फिर ऐसे बढ़ जाता है, इसीलिए इसको बोलते हैं यू शेप्ड। अगला, एवरेज फिक्स्ड कॉस्ट कर्व इज ए स्ट्रेट लाइन पैरेलल टू एक्स एक्सिस। ध्यान देना, यहाँ एवरेज फिक्स्ड कॉस्ट है, देखना ध्यान से। एक वर्ड होता है एएफसी और एक वर्ड होता है टीएफसी। टीएफसी कहो या एफसी कहो, ये दोनों एक ही है। अभी दोनों में क्या अंतर है ना, कि टीएफसी या एफसी का जो है ये ऐसे सीधा बनेगा। एवरेज फिक्स्ड कॉस्ट में चूंकि हर यूनिट का डिवीजन होता है, तो ये ऐसे बनता, ठीक है, मतलब घटते जाता। हाँ, ध्यान देना, ये घटते घटते कभी भी ना तो ये वाई एक्सिस को टच करेगा और ना ये एक्स एक्सिस को टच करेगा, ऐसे ऊपर चल जाता। इसको हम लोग यहाँ पे जो आंसर होगा वो कौन सा हो जाएगा? स्ट्रेट लाइन पैरेलल टू एक्स एक्सिस, तो ये होता है, जबकि पूछ रहा है एएफसी। स्ट्रेट लाइन पैरेलल टू वाई एक्सिस भी नहीं होगा। फॉल्स एज मोर यूनिट, ये होगा फॉल्स एज मोर यूनिट आर प्रोड्यूस। ये ऐसे होने के पीछे कारण ही यही है कि एएफसी जो है हर यूनिट प्रोड्यूस के साथ क्या होता जाता है? घटता जाता है। ठीक है, अरे यार, अगला, विच ऑफ द फॉलोइंग फॉर्मूला इज करेक्ट फॉर कैलकुलेटर मार्जिनल कॉस्ट? एमसी का क्वेश्चन है। सबसे पहले तो देखो, इस सेम फिगर होना चाहिए। अगर एमसी टीएफसी, टीएफसी नहीं होगा, एमसी इज इक्वल्स टू एसी नहीं होगा, ये एबीसी नहीं होगा, टीवीसी हो सकता है, एबीसी नहीं होगा, यहाँ ये आंसर हो जाएगा। ठीक, इन मोनोपोली एंड मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन ए आर इक्वल्स टू एम आर, ए आर ग्रेटर देन एम आर, ए आर स्मॉलर देन एम आर। इसमें आंसर ना ये होगा। अब ध्यान देना, इसका फोटो बना देते हैं दोनों के लिए। इसे थोड़ा ग्राफ में अंतर होता, पर दोनों केस में ये बनता एक ही है। ये होता है ए आर और ये होता है एम आर। अब इसमें अगर देखो तो ए आर जो है ए आर एम आर से बड़ा है। ध्यान देना, इसी से रिलेटेड ऊपर एक क्वेश्चन था कि एम आर जो है ये मेरा यहाँ भी रह सकता है, बीच में भी, मतलब बेस लाइन को भी टच कर सकता है जब जीरो होगा, और नीचे भी हो सकता है जब इसको निगेटिव होगा। ठीक है, तीनों केस होगा। ध्यान देना, ए आर कभी निगेटिव नहीं होगा। ठीक है, उसके बाद क्या है? इन इंडिया 1 रुपी नोट इज इशूड बाय फाइनेंस, ये क्वेश्चन उसमें भी था। विच वाज इंक्लूडेड इन परव्यू ऑफ बैंकिंग ओबसडेंस स्कीम, इसमें हो जाएगा ऑल ऑफ दी एबव। विच कमिटी वाज कंस्टिट्यूटेड फॉर सजेस्टिंग कंज्यूमर सर्विस इंप्रूवमेंट इन बैंक्स? कंज्यूमर सर्विस इंप्रूवमेंट ना शायद 90-91 के टाइम आया था, और उसमें गोईपोड़िया कमेटी का नाम है। ठीक है, ये बी होगा इसका आंसर। 1990 या 91 के टाइम शायद आया था। Which is associated with reform in banking sector? 1991 में रिफॉर्म, इससे भी रिलेटेड ना क्वेश्चन था उधर, क्या कि क्या नाम था उधर? हाँ, कि बैंकिंग रिफॉर्म जो है वो कब आया था। तो बैंकिंग रिफॉर्म बताए थे पिछले वीडियो में भी कि जब एलपीजी आया था, जब लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन और ग्लोबलाइजेशन हुआ था 1991 में देश में, उस टाइम आया था ये बैंक, ये वाला। तो रिफॉर्म 1991 में आया था और नरसिम्हन कमेटी आया था, इसीलिए आंसर हो जाएगा ए एंड बी। ब्रिटिश इकोनॉमिक फेमस बुक जनरल थ्योरी वाज पब्लिश्ड इन 26, 36, 46, 56। हालांकि क्वेश्चन देता है 65, इसमें शायद हो जाएगा इसका आंसर 1936 शायद हुआ था। एक बार ऐसे देख लेना, हमको एग्जैक्ट याद नहीं, शायद 36 ही था। विच ऑफ द फॉलोइंग इज 36 ही शायद था। विच ऑफ द फॉलोइंग इज मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम? एमपीसी का क्वेश्चन है। एमपीसी का मतलब होता है कि बढ़े हुए इनकम का कितना भाग हम लोग कंजम्पशन के लिए बढ़ा रहे हैं, मतलब कंजम्पशन कितना बढ़ा रहे हैं इनकम बढ़ने से।
तो y बाई डेल्टा सी, नहीं ये आंसर हो जाएगा डेल्टा सी डिवाइडेड बाई डेल्टा वाई। एमपीएस रहता तो डेल्टा एस डिवाइडेड बाई डेल्टा वाई होता आंसर। ग्रेट डिप्रेशन 1929 में आया था, 49, 39, 30, 29 नहीं है, कोई फिक्स मतलब नहीं है कि एग्जैक्ट इसी दिन हुआ था, तो इसीलिए 1930 हम डाल रहे हैं। इन केन्स व्यू पॉइंट द इक्विलिब्रियम लेवल, अच्छा केन्स का आया, दो तरह का अप्रोच था, ए डी ए एस और आई, तो ए डी इज इक्वल्स टू ए एस, यही हो जाएगा हमारा आंसर। उसके बाद आ जाएगा मार्जिनल इफिशियंसी ऑफ कैपिटल। मार्जिनल इफिशियंसी ऑफ कैपिटल, अच्छा मतलब हम जो है कैपिटल जो लगा रहे हैं, इसको सिंपल ऐसे समझ लो कि अगर हमको मान लो 1 लाख रुपया का अर्निंग हो रहा है, ठीक, 5 लाख रुपया लगा के, तो 1 लाख डिवाइड, अच्छा ये जो कॉस्ट हो गया उसका मतलब हो गया कि हम जो पे कर रहे हैं उसको हम लोग कहेंगे कॉस्ट, तो इसीलिए जो कमा रहे हैं डिवाइडेड बाई जो खर्चा, इसीलिए आंसर हो जाएगा ए। विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू फॉर क्लासिकल थ्योरी ऑफ एम्प्लॉयमेंट, एक मिनट, क्लासिकल थ्योरी ऑफ एम्प्लॉयमेंट, अच्छा स्टेट ऑफ फुल एम्प्लॉयमेंट, नो पॉसिबिलिटी ऑफ ओवर एंड, हाँ यही बोथ ए एंड बी होगा इसका आंसर। क्यों? क्योंकि क्लासिकल इकोनॉमिक्स जो है मतलब पुराना वाला, वो क्या कह रहा था कि इसमें गवर्नमेंट का जो है कोई रोल नहीं रहता और इकोनॉमी हमेशा जो है इक्विलिब्रियम पे ही स्टेब्लिश रहता, कोई ओवर और अंडर फुल एम्प्लॉयमेंट वाला नहीं था। कल एक इससे क्वेश्चन था ना, उसको क्या बोलते हैं, हाँ इन्फ्लेशनरी गैप और डिफ्लेशनरी गैप से रिलेटेड। इन्फ्लेशनरी गैप डिफ्लेशनरी गैप जो है क्लासिकल वाले में नहीं आया था। विथ राई इंक्रीज इन इन्वेस्टमेंट, एमईसी, एमईसी यहाँ ऊपर भी तो, हाँ ये एमईसी राइजेस फॉल्स रिमेन्स कांस्टेंट, नन ऑफ दीज, आंसर हो जाएगा फॉल्स। क्यों हो जाएगा फॉल्स, हम समझा देते हैं। तुम अगर इन्वेस्टमेंट बढ़ाते जाओगे तो एमईसी का अगर तुम फॉर्मूला देखो तो क्या है, प्रोस्पेक्टिव यील्ड डिवाइडेड बाय कॉस्ट, इसमें इन्वेस्टमेंट तो कहीं है नहीं। अब यहाँ इन्वेस्टमेंट तो ज़्यादा बढ़ाने से फॉल क्यों होगा, हम सो बता देते हैं। जैसे मान लो हम एक एग्जांपल दे रहे हैं, तुम 100 रुपया कमा रहे हो 20 रुपया का खर्चा लगा के, तो ये कितना हो गया 5। अगर 100 रुपया कमा रहे हो 25 रुपया कॉस्ट लगा के, तो ये क्या हो गया 4। ये आंसर इससे रिलेटेड है। क्यों? क्योंकि जब तुम इन्वेस्टमेंट करोगे तो उस इन्वेस्टमेंट का कोई ना कोई कॉस्ट होगा, अगर अपना भी पैसा दे रहे हो तो उसका अपॉर्चुनिटी कॉस्ट होगा। पर होगा क्या कि तुम पैसा अगर तुरंत लगाओगे तो तुरंत का तुरंत इन्वेस्टमेंट से जो है कमाई तो नहीं होने लगेगा, कुछ समय लगेगा। तो इसीलिए इन्वेस्टमेंट होने से क्या होगा, ये मेरा कॉस्ट क्या होगा, बढ़ेगा, ठीक। तो इसीलिए कॉस्ट अगर बढ़ेगा तो कमाई तो सेम रहेगा, पर ये कॉस्ट बढ़ जाएगा, इसीलिए क्या हो जाएगा फॉल्स। विच ऑफ द फॉलोइंग इज रियल इन्वेस्टमेंट, रियल इन्वेस्टमेंट का मतलब हो जाता है इसको तुम ऐसे समझ लो, किसी ऐसे फिक्स्ड एसेट्स में इन्वेस्ट करना ना जहां तुम आगे कोई उससे अर्निंग कर पाओ, उसको हम लोग बोलते हैं रियल इन्वेस्टमेंट। अब यहाँ ऑप्शन क्या है, परचेजिंग ऑफ ए शेयर, ये फिक्स्ड एसेट्स नहीं है, परचेजिंग ऑफ ओल्ड फैक्ट्री ये है, कंस्ट्रक्शन ऑफ बिल्डिंग ये भी है, ओपनिंग डिपॉजिट ये भी नहीं, मतलब ये दोनों तो आउट हो गया। ये दोनों में देखो, परचेजिंग ऑफ ओल्ड फैक्ट्री कंस्ट्रक्शन, आंसर हो जाएगा ना इसमें सी। क्यों होगा बी, क्यों नहीं होगा, क्योंकि नाम है देखो यहाँ ओल्ड फैक्ट्री है, खाली फैक्ट्री रहता है तो 1 मिनट सोच सकते थे, ओल्ड फैक्ट्री का मतलब फिक्स्ड एसेट्स तो है, पर बताओ क्या इससे अर्निंग हो पाएगा, नहीं, क्योंकि पहले से बेचारा पुराना। तो इसीलिए यहाँ पे आंसर हो जाएगा क्या, बिल्डिंग। अकॉर्डिंग टू एस सेविंग इन्वेस्टमेंट, मतलब एस आई अप्रोच, इनकम एम्प्लॉयमेंट टी तो साधारण, जहां आई इज इक्वल्स टू एस हो जाता है, ठीक। विच फैक्टर अफेक्ट किनेसियन मल्टीप्लायर, अच्छा मल्टीप्लायर से रिलेटेड कल भी एक क्वेश्चन था, एमपीएस एमपीसी, आंसर हो जाएगा सी, दोनों से रिलेटेड होता है। Which fiscal measure should be adopted for correcting deficient demand?
डिफिशियंट डिमांड, गवर्नमेंट शुड स्पेंड मोर इन पब्लिक वर्क, ठीक, टैक्सेशन शुड बी रिड्यूस पब्लिक, सिंपल ऐसे समझो। डिफिशियंट डिमांड का मतलब क्या हो गया, जो मतलब मार्केट में जो सप्लाई किया जा रहा है उतना लोग खरीद ही नहीं रहा है। नहीं खरीदने का बहुत सारा कारण हो सकता है, जैसे लोग के पास पैसा रहेगा तब ना खरीदेगा। तो ये सब कारण है क्या, उस डिफिशियंट डिमांड को सही करने के लिए, क्या टैक्स घटाए, पब्लिक का कर्जा घटेगा, तो इसीलिए आंसर हो जाएगा क्या, ऑल ऑफ द अबव। विच टाइप ऑफ एक्सपेंडिचर इज मेड इन ब्रिज कंस्ट्रक्शन, अच्छा पुल में, पुल चूंकि एसेट्स है और एसेट्स में किया जाने वाला खर्चा जो होगा क्या हो जाएगा, कैपिटल एक्सपेंडिचर। ध्यान देना, ये बजट वाले में हम लोग पढ़े थे, बजट में रिवेन्यू एक्सपेंडिचर, कैपिटल एक्सपेंडिचर। डे टू डे वर्किंग, जैसे मान लो किसी स्टाफ को या किसी, सिंपल ऐसे समझ लो सरकारी स्टाफ को अगर कोई सैलरी दे रहे हैं, मिड डे मील यूज ना हो रहा, उन सब में जो खर्चा होगा उसको कहेंगे रिवेन्यू एक्सपेंडिचर। और कोई अगर गवर्नमेंट के द्वारा एसेट्स खरीदा गया, जैसे मान लो राफेल खरीद लिया, कोई बड़का को तोप खरीद लिया, ये ब्रिज बना दिया, ये सब हो जाएगा कैपिटल एक्सपेंडिचर, मतलब जिससे एसेट्स का निर्माण हो। विच वाट, तुम क्या हो गया, व्हाट इज ड्यूरेशन ऑफ ए बजट, तो एनुअल, क्योंकि बजट तो यही होता है, वो 5 ईयर वाला वो 5 वर्षीय योजना था, उसको 5 ईयर प्लान बोलते हैं, बजट नहीं बोलते हैं। बजट हमेशा जब भी होगा 21 साल के लिए होगा। विच ऑफ द फॉलोइंग इज इंक्लूडेड इन फिजिकल पॉलिसी, एक्सपेंडिचर, टैक्स, डेब्ट, ऑल ऑफ दिस। इन एन अनबैलेंस्ड बजट इनकम इज ग्रेटर देन एक्सपेंडिचर, हो सकता है एक्सपेंडिचर इज हायर रिलेटिव टू इनकम, ठीक, डिफिसिट इज कवर्ड बाय लोन्स, यहाँ तीनों हो सकता है, पर तीनों का तो ऑप्शन है नहीं, और अगर एक को टच करेंगे तो दूसरा छूट जाएगा, इसीलिए आंसर हम यहाँ डी दे रहे हैं, क्योंकि ए और बी का मतलब लगभग सेम ही है। इनकम, ओ ए नहीं होगा, क्यों पता है, क्योंकि देखो ये अनबैलेंस्ड है और यहाँ इनकम ग्रेटर है, हम ग्रेटर वर्ड नहीं देखे थे, इनकम ग्रेटर देन एक्सपेंडिचर, तब तो बैलेंस्ड बजट हो जाएगा, इसीलिए ये नहीं होगा, बी और सी होगा। एमसीक्यू होता है बहुत खतरनाक, मिस कर जाते हैं हम, एक दो क्वेश्चन गलत मतलब ओवर मतलब देख नहीं पाया उसका ये, तो इसीलिए एक दो वीडियो में हम नीचे लिख दिए। गुड्स परचेज फॉर द फॉलोइंग पर्पस आर फाइनल गुड्स, फाइनल गुड्स का मतलब क्या हो जाता है, वैसा कोई गुड्स जो कि मतलब फर्दर प्रोडक्शन के लिए यूज नहीं हो और उसको लास्ट टाइम यूज हो रहा हो। तो सेटिस्फेक्शन ऑफ वांट्स, इन्वेस्टमेंट इन ए फर्म, ये दोनों होगा, तो आंसर हो जाएगा बोथ ए एंड बी। मतलब अगर कोई जैसे मान लो, तुम सिंपल ऐसे समझ लो कि कोई फैक्ट्री है, वो मशीन खरीदा, तो मशीन जो है वो हो जाएगा उसके लिए कैपिटल फॉर्मेशन, वो हो जाएगा उसका फाइनल गुड्स। और हम तो मान लो जैसे कोल्ड ड्रिंक पी लिए, तो हम लोग का वांट सेटिस्फाई हो रहा, तो वो हो जाएगा सेटिस्फेक्शन ऑफ वांट, तो ए और बी दोनों होगा, तो इसीलिए सी होगा। विच ऑफ द फॉलोइंग अफेक्ट्स नेशनल इनकम, जीएसटी, कॉरपोरेशन टैक्स, सब्सिडीज। जीएसटी और सब्सिडी तो होगा, ठीक है, जीएसटी, कॉरपोरेशन टैक्स, सब्सिडीज, नन ऑफ द अबव, नन ऑफ द अबव तो नहीं होगा। ये क्वेश्चन ना भाई हमको संदेहास्पद लग रहा है, क्यों लग रहा है हम सो बता देते हैं कारण। नेशनल इनकम में एक चीज आता है ना, इनडायरेक्ट टैक्स, इसको सिंपल ऐसे समझो, एनआईटी, नेट इनडायरेक्ट टैक्स। नेट इनडायरेक्ट टैक्स में का जो फॉर्मूला होता है वो होता है इनडायरेक्ट टैक्स माइनस सब्सिडी, और इनडायरेक्ट टैक्स का जो एग्जांपल है भारत में अब एकमात्र कौन बचा है, यही जीएसटी। इसका मतलब जीएसटी भी आएगा और सब्सिडी तो आएगा ही, तो इसका मतलब ये दोनों तो आएगा ही। अब जब नन ऑफ द अबव है, इसका मतलब या इसमें से तो कोई नहीं, तो ये आंसर जो है ना भाई, क्वेश्चन मेरे हिसाब से कुछ संदेहास्पद है। जीएनपी कैलकुलेटेड ऑन फिक्स्ड प्राइस इज नोन एज रियल जीएनपी। The function of money includes value determination, store of value, medium of exchange, means of exchange लिखा चलता है, all of the above. Through which method can we withdraw money from bank? Wow, साधारण सा withdrawal, क्या लिखता है भाई, withdrawal from नहीं भाई, फॉर्म होता है, चेक निकाल सकते हैं एटीएम, इसीलिए आंसर हो जाएगा ऑल ऑफ दीज। हु क्लासिफाइड स्टैटिक एंड डायनेमिक फंक्शन ऑफ मनी, भाई इसका आंसर हमको नहीं पता, इसका 86 जो है इसका आंसर हमको नहीं पता है भाई। व्हाट इज द एजेंसी फंक्शन ऑफ बैंक,
एडवांसिंग लोन, एक्सेप्टिंग डिपॉजिट, एक्ट एज ट्रस्टी, लोकल फैसिलिटी। इसमें आंसर हो जाएगा ना एक्ट एज ट्रस्टी। अब ये क्या है हम सो बता देते हैं। बैंक्स के द्वारा ना नॉर्मली दो तरह का फंक्शन परफॉर्म किया जाता है, एक प्राइमरी फंक्शन, दूसरा सेकेंडरी फंक्शन। प्राइमरी में यही ऊपर लगा दो गो है, एक्सेप्टिंग डिपॉजिट और एडवांसिंग ये लोन। बाद बाकी जितना आएगा सब सेकेंडरी में आएगा। सेकेंडरी का एक पार्ट है एक्ट एज ट्रस्टी। अब एक्ट एज ट्रस्टी का मतलब क्या होता है कि बैंक जो है ना, ट्रस्टी का मतलब सिंपल ऐसे समझो कि कोई आदमी अभी जिंदा है, वो अपना वसीयत बना के ना बैंक को दे दिया। अब जब वो आदमी स्विच ऑफ हुआ मतलब, हाँ ठीक है, तो बैंक जो है उस वसीयतनामा को लेके उसके अनुसार, उस वसीयत में जो लिखा है उसके अनुसार वो परफॉर्म करेगा। मान लो कि पैसा का बंटवारा करवा देगा, जमीन का जो भी होगा वो, तो उसको कहते हैं एक्ट एज ट्रस्टी। द फुल फॉर्म ऑफ एटीएम। वाह, 12th का क्या ये क्वेश्चन है, एटीएम का फुल फॉर्म पूछता है। तो ऑटोमेटिक टेलर मशीन। भाई कहाँ जा रहा है देश। द मेन फंक्शन ऑफ कमर्शियल बैंक, क्रेडिट कंट्रोल पार नहीं लगेगा, लोनिंग टू अदर बैंक ईवी ने पार लगेगा, एक्सेप्टिंग डिपॉजिट फ्रॉम कस्टमर यही होगा सी। ऑल ऑफ द अबव में तो दोनों भी हो जाएगा। थ्रू विथ विच मेथड कैन बी विड्रॉ। अरे यार ये कितना बार, हाँ इसमें फॉर्म का स्पेलिंग सही दिया। ऑल ऑफ दिच। व्हाट इज सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया। भारत का सेंट्रल बैंक आरबीआई है। तो कमर्शियल बैंक, सेंट्रल बैंक, प्राइवेट बैंक, नन ऑफ दिज। क्या ऑप्शन देता है भाई, बी होगा। क्या करे उससे कॉमन, ये तीनों तो नहीं होगा। यहाँ आरबीआई अगर रहता तो चलता। व्हाट इज ट्रू फॉर सेंट्रल बैंक। अपेक्स बैंक है, ओनरशिप, रेगुलेट्स, ओनरशिप वैसा नहीं, रेगुलेट्स द इंटायर बैंकिंग सिस्टम, सही है, डी होगा। एवरी बैंक इज रिक्वायर्ड टू मेंटेन ए फिक्स्ड परसेंटेज ऑफ इट्स एसेट्स इन द फॉर्म ऑफ कैश इज कॉल्ड, इसको बोलते हैं एसएलआर। ऐसे कैश, गोल्ड, गवर्नमेंट, ये कैश हो जाता है, गोल्ड हो जाता है, और क्या क्या इसमें शायद, यही दोनों रहता है, बॉन्ड्स भी हल्का रहता है शायद। हाँ इसमें हो जाएगा एसएलआर। बैंक को मजबूरी में रखना पड़ता है आरबीआई के दिशा निर्देश से। दो तरह का होता है, एक एसएलआर और एक सीआरआर, और ये दोनों आता है एलआरआर के अंतर्गत, मतलब लीगल रिजर्व रेशियो के अंतर्गत, ठीक है। उसके बाद है विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए क्वालिटेटिव मेथड ऑफ क्रेडिट कंट्रोल। अच्छा ध्यान देना, बैंकिंग में ना दो तरह का क्रेडिट कंट्रोल होता है। मतलब बैंक जो है क्रेडिट कंट्रोल का मतलब क्या हो गया कि कितना, सिंपल ऐसे समझो, कितना लोग को पैसा उधार पे दिया जा सकता है। तो दो तरह का होता है, एक क्वांटिटेटिव और एक क्वालिटेटिव, ठीक। तो क्वांटिटेटिव का मतलब हो गया कोई ऐसा चीज जो कि अगर कोई नियम बदला सब पे लागू हो जाएगा, उसको कहेंगे क्वांटिटेटिव। क्वालिटेटिव का मतलब हो गया कोई स्पेसिफिक ग्रुप पे ही लागू होगा। यहाँ क्या पूछ रहा है, क्वालिटेटिव। तो वेरिएशन इन कैश रिजर्व रेशियो ऑफ बैंक्स, अगर बैंक इसमें वेरिएशन कर देगा तो सब पे लागू हो जाएगा, ये हो जाएगा क्वांटिटेटिव पे। उधर का दो ऑप्शन देख लो, ओपन मार्केट ऑपरेशन, वेरिएशन इन बैंक, ये दो तीनों जो है ये क्वांटिटेटिव है। इसीलिए मेरा जो था वो कहाँ गया भाई, ये आंसर हो जाएगा बी, ठीक। उसके बाद है हु रेगुलेट मनी सप्लाई, कौन करता है, तो आरबीआई करता है भाई। क्रेडिट मनी इज इंक्रीज्ड व्हेन सीआरआर, क्रेडिट मनी मतलब उधार कब बढ़ सकता है, जब सीआरआर क्या होगा, घटेगा, फॉल। क्यों होगा हम इसके पीछे कारण बताते हैं। सीआरआर का मतलब क्या हो गया कि कमर्शियल बैंक को एक स्पेसिफाइड प्रोपोर्शन जो है बैंक में जमा करके रखना है। जैसे हम एक एग्जांपल देते हैं, मान लो कोई बैंक के पास डिपॉजिट आया, सीआरआर आया, और ये है क्रेडिट। किसी बैंक के पास मान लो 100 रुपया है डिपॉजिट, उसका सीआरआर है मान लो 10%, मतलब कितना, 10 रुपया, तो लोग को कर्जा कितना दे सकता है, 90। ये सीआरआर अगर घटेगा तब ना कर्जा क्रेडिट बढ़ेगा। मान लो 100 रुपया कमाई, अब सीआरआर 8 हो गया, तो ये क्या हो जाएगा, 92। ये बढ़ने के लिए ये सीआरआर को क्या होना होगा, घटेगा, तो इसीलिए हो जाएगा फॉल्स। हु इज कस्टोडियन ऑफ इंडियन बैंकिंग सिस्टम, आरबीआई है भाई। द सेंट्रल बैंक कैन इंक्रीज अवेलेबिलिटी ऑफ क्रेडिट, रेजिंग रेपो रेट नहीं होगा, रेजिंग रेपो रेट का मतलब क्या होता है कि सेंट्रल बैंक कमर्शियल बैंक को जिस रेट पे कर्ज देता है उसको बोलते हैं रेपो रेट।
उसके बाद है रेजिंग अच्छा, रिवर्स रेपो रेट क्या होता है कि कमर्शियल बैंक को सेंट्रल बैंक में पैसा जमा करने के बदले जिस रेट से इंटरेस्ट मिलेगा किसको, कमर्शियल को, उसको बोलते हैं रिवर्स रेपो रेट। तो अगर उसको ज़्यादा उधर रेज कमर्शियल को उधर आरबीआई में ज़्यादा मिलेगा, नहीं होगा। रेजिंग रेपो रेट ये तो होगा ही नहीं। सेलिंग गवर्नमेंट सिक्योरिटीज, ये नहीं होगा, सेल करने से उल्टा हो जाएगा, क्रेडिट घटेगा। आंसर हो जाएगा बाइंग गवर्नमेंट सिक्योरिटीज। अगला, मेन फंक्शन ऑफ सेंट्रल बैंक इज, सेंट्रल बैंक का मेन काम क्या, तो मेन काम क्या है भाई, आओ देखते। मेन फंक्शन ऑफ सेंट्रल, ये क्या लिखता है ये, कंट्रोल लिखता, बैंकर एजेंट एंड एडवाइजर, बैंक ऑफ बैंक इशूइंग, आंसर हो जाएगा डी। ये जो बिहार बोर्ड में ऑल ऑफ दिस दे दिया, मतलब ऑल इंडिया रिलीज। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया इज सेंट्रल बैंक, कमर्शियल बैंक, कोऑपरेटिव, सेंट्रल बैंक होगा भाई, इसमें सोचना ही नहीं। ठीक, ये था सेट 2 का समापन। ठीक है, सेट 1 और सेट 2 अकाउंट और इको दोनों का हो गया। अब आगे हम लोग प्रोसीड सेट 3 और सेट 4 दोनों विषय के लिए करेंगे। इन सब में से अगर कोई विशेष डाउट है पूछ सकते हैं। और वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।